पाकिस्तान शांत हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वहां की आवाम, उनके आतंकवादी संगठन, उनके आकाओं का दबाव होगा कि भारत ने आपके घर में आके आपको ठोक दिया, आप क्या कर रहे हैं? जी मनोज जी, ऐसा है कि ये जो सुरक्षा बढ़ाने का जो काम है, ये आप अगर देखेंगे कि हम आज मॉक ड्रिल करने वाले थे, तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य था कि हम तैयारी कर रहे थे कि अगर दुश्मन हम पर कोई भी वार करने की कोशिश करेगा तो नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री और जो हमारे विदेश डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा भी तो बनती है। अगर उनके घर के आगे सिक्योरिटी बढ़ाई गई तो कौन सी नई बात है, ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है और होनी भी चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा हो रही है, तो प्रधानमंत्री भी भारत का नागरिक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तैयार हो रहे हैं अपने आप को कि दुश्मन जो है वो कोई नापाक इरादा अगर रखता है और वो इधर देखने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं इसको कोई बहुत भारी कदम लेके नहीं मानूंगा, इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन और ये होना भी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम इलाके, चाहे वो मुजफ्फराबाद हों या और भी इलाके हों, उनके आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। इस बीच भारत में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है, सीसीएस की बैठक खत्म हुई है जिसे ब्रीफ किया गया है। इनके साथ आप देख सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन के अंदर की गई थी, 12 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी और 14 दिन के अंदर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। तमाम वो आतंकी ठिकाने जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, उनके तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत ने किस तरीके से जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी कर रही थी कि 1:01 बजे के बीच हमने ये तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमने एक संकेत देने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय हमले में पाकिस्तान के 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। इसे लेकर क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ चल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का आवाम लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और वो दबाव बनाने के जरिए वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भारत ने तो हमला कर दिया, लेकिन आप हमला कब करेंगे? झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, बिलावल का हमने बयान सुना था। बिलावल कह रहे थे कि सिंधु का पानी अगर रोका गया तो सिंधु में पानी नहीं, दरिया में पानी नहीं बल्कि खून बहेगा। यहां पर तमाम सवालों के साथ साथ मयंक चौबे साहब, भारत ने 24 मिसाइल अटैक कर दिए। बिलावल साहब दिखाई नहीं दे रहे कि कहां गए। जी, वो भी किसी बिल में छुपे बैठे होंगे। आपको ध्यान होगा जब पाकिस्तान ने हमारे बालाकोट एयर स्ट्राइक का जवाब देने की कोशिश की थी, जिसका उन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, आपको ध्यान होगा जी। तो उसमें ऐसा था कि पाकिस्तान के लिए एक फेस सेविंग ग्रेस था, वो उनको ये करना ही करना था, क्योंकि अपने देश की जनता को जवाब क्या देते। मैं एक्स पर देख रहा था, पाकिस्तान की जनता जो है इस समय कंपेयर कर रही है कि पुलवामा के बाद में जो अटैक भारत ने किया था तब पाकिस्तान की सेना सो रही थी, जब उड़ी के बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान की सेना सो रही थी, आज पहलगाम के बाद में भारतीय सेना ने जो एक्शन दिया है अगेन पाकिस्तानी सेना सो रही है। एक्स पर बहुत बड़ा चैटर है ये कि पाकिस्तान की जनता आज पाकिस्तानी आर्मी से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश की है अपनी दुनिया के सामने, अपने देश के सामने। अब जनता उनसे सवाल ये पूछ रही है, तो लाजमी है देश की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान कोई ना कोई हिमाकत करने की कोशिश ज़रूर करेगा और यही शायद हमारी तैयारी भी है कि तुम करो और हम तुमको फिर उस समय देखेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप लगातार दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश दास गुप्ता जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार शाही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से लगातार कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं, वहाँ पर कई ऐसे उल्टे सीधे झूठे दावे भी किए जा रहे हैं। वहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि साहब जो पब्लिक है
वहाँ पर लोग हैं उनके ठिकानों पर हमला किया गया है, जो आम नागरिक हैं उनके इलाकों में गिराए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर पाकिस्तानी सेना के 6 भारतीय फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं। इनमें 3 राफेल हैं, 2 मिग हैं और 29 का भी जिक्र किया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमले की लोकेशन और मरने की अलग अलग जगह है, उनकी संख्या भी अलग है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा था कि हमले में 5 ठिकाने हुए हैं और 3 लोगों की मौत है, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, अब तो बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, जैसे भारत पाकिस्तान पे चढ़ गया उतना ही करीब करीब सूरज चढ़ गया है, तो वो तमाम सारी बातें झूठी निकल गई। लेकिन भारत ने भी अपने दावों में ये बता दिया है कि अब तक 100 आतंकी ठिकाने 100 आतंकी मारे गए हैं आतंकियों के ठिकाने पर और 24 मिसाइलें इसमें दागी गई हैं। मेरे साथ कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही इस वक्त मौजूद हैं। शाही साहब, क्या कहेंगे भारत के इस एयर स्ट्राइक पर? बहुत जरूरी थी और बहुत एक्यूरेट तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से, टेक्टिकली और टेक्निकली बहुत काबिलियत से ये स्ट्राइक्स किए गए हैं। बहुत इंसानियत के तौर पर किए गए हैं। मैं टेररिस्ट को तो इंसान मानता नहीं, दरिंदे हैं जिन्होंने दूर उजाड़ा मेरे देश की बेटियों का। उस सिंदूर का जवाब तो आप सिंदूर ने दिया, पर ये जवाब अभी पूरा नहीं है। आपको सिर्फ मारना काफी नहीं होता, अंत में उसका सिर भी कुचलना आवश्यक होता है। बहुत अच्छी स्ट्राइक, बहुत बढ़िया स्ट्राइक। जहाँ तक आपका स्ट्राइक के बारे में सवाल है, और मैं समझता हूँ अभी भी ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब हमने उड़ी स्ट्राइक की थी सोचा था कि ये पड़ोसी हमारे ही देश का टुकड़ा बना हुआ शायद संभल जाएगा। कुछ अरसा उसका असर रहा, उसके बाद फिर हम मजबूर हुए, हमें बालाकोट करना पड़ा। उसके बाद पहले तो वो डिनाइल मोड में रहे, वो रहते ये क्या कौवे मर गए और दरख्त टूट गए और ये हो गया। धीरे धीरे सच्चाई सारी बाहर आ गई। उसके बाद भी हम सोच रहे थे ये संभल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदरूनी हालात ऐसे हैं, उन्हें कोई कोई कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना, भारत के साथ जंग की अफवाह फैलाते रहना, इसी तरह से वो अपना समय काटते हैं, जेबें भरते हैं और फिर फॉरेन में जाके सेटल हो जाते हैं। ऐसा इनके पिछले चीफ करते रहे, वैसा ही शायद सुना उनका परिवार तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। इन हालात में मैं समझता हूँ जब उनका देश जूझ रहा है, गुर्बत से देश जूझ रहा है, कटोरा साफ जगह जगह जाकर अब भीख भी मिलनी बंद हो गई है, खाने को दाना पानी नहीं है, मुश्किल से 3-4 दिन का अम्युनिशन अब आज उनके पास बचा है, सस्टेन्ड युद्ध वो नहीं कर सकते। घर में बिलोच उनको मार लगा रहे हैं जी और कभी भी आज़ाद होने के लिए तैयार हैं। जी। उनका श्रुति उनका श्रुति दास गुप्ता इस हुकूमत वक्त नहीं हमारे साथ चलेगी। मौजूद है। एक बार मैं श्रुति जी के पास भी चलूंगा। श्रुति साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर देखें कि तमाम देशों के रिएक्शन आए हैं, उनके बयान आए, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना हो या फिर कई मुस्लिम देश हों, उन्होंने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की है। भारत ने तो हमला कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, लेकिन ये संकेत भी निकल कर आ रहे हैं कि तमाम देश भारत के इस हमले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट तरीके से जो आतंकवादी पनप रहे थे पाकिस्तान में, आतंकवादी कैंपों का जिक्र किया जा रहा था, उस पर एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर भारत का सपोर्ट ही किया गया। जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, It is a declaration of curiosity, courage, and collective progress. India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey
has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar South Pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Station. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancement. और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, विदेशों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मोदी 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, क्रोएशिया, नीदरलैंड और
नॉर्वे के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया है। 13 से 17 मई को यूरोप के दौरे पर प्रधानमंत्री जाने वाले थे, लेकिन भारत पाक तनाव के बीच मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, एक बार उनको फिर से सुनते हैं। India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान का जो तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, उस तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर थे। 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे। फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया। इस बीच हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, अक्षांश, जो कि आपको बताएंगे कि जब इस तरह की स्थिति होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने से युद्ध लड़ा जाए, गोला बारूद से युद्ध लड़ा जाए, मिसाइल्स अटैक से युद्ध लड़ा जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए एक दूसरे की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। वो ट्रेड भी हो सकता है, वो साइबर अटैक भी हो सकता है। अक्षांश, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अक्सर जब इस तरह की घटना होती है तो साइबर अटैक के खतरे बहुत होते हैं। क्या हो सकता है साइबर अटैक को लेकर और कितना सतर्क रहने की जरूरत? देखिए, 2 तरीके से साइबर अटैक किए जाते हैं। एक, अगर आपने अभी देखा होगा तो रिसेंटली पाकिस्तान साइबर फोर्स ने हमारे 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर अटैक किया था, जिसमें से एक राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट थी, एक आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की साइट थी, जिसको इंडिया की साइबर संस्थाओं ने कामयाब नहीं होने दिया था। दूसरी तरीके से जो अटैक्स होते हैं वो ये होते हैं, आप देखते होंगे आजकल जो स्कैम्स चलते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू स्कैम्स हो, या चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो पाकिस्तान इसके अंदर बहुत टाइम से मीम्स बना के और गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। अक्सर वो ये दिखा देते हैं कि हमारी टैंक्स के ऊपर खुद का फ्लैग लगा के दिखा दिया जाता है, हमारे प्लेन्स पे खुद का फ्लैग लगा के दिखा दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है, ये हमको इसको काउंटर करना है, और इस सारी कैंपेन को हम हमारे जितने भी लोग हैं वो इसको एग्जैक्टली काउंटर करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को, और इसके अगेंस्ट हमको भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी डिजिटल अरेस्ट अगर हमको कॉल्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमको बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। यूपीआई वगैरह के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आए, अब ऐसे समय के अंदर पाकिस्तान को भी युद्ध लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी काफ़ी सारे स्कैम्स को बढ़ावा देगा, काफ़ी सारे डिजिटल अरेस्ट को बढ़ावा देगा। तो आप सतर्क रहें। कोई भी अनवेरीफाइड सोर्सेज से अगर आपको न्यूज़ आ रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह काफ़ी सारे लोग ये वाली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, इनको फंडिंग मिलती है आईएसआई के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, हमें उसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। इंडिया न्यूज़ जैसे नेशनल चैनल्स को आप फॉलो करें, यहाँ से आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर इस समय पर आपकी बहुत सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, और साइबर अटैक भी इस तरीके से किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अंदर से बिलबिलाया हुआ है। अक्षांश, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर साइबर अटैक करने की तैयारी करे, वो भारत के तमाम जो प्रतिष्ठान हैं उन पर साइबर अटैक करने की कोशिश करे। आपने कहा कि जो तमाम इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट हैं उन पर साइबर अटैक करने की तैयारी करे, और अक्सर जब ऐसी स्थिति आती है तो आपने बहुत बेहतर तरीके के बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। श्रुति दास गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो अब तक सभी देशों ने बहुत ही साइलेंट तरीके से भारत का समर्थन ही किया है। किसी ने
विरोध में जाकर या मुस्लिम देशों के संगठनों में विरोध में जाकर भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जाए, इसे एक बेहतर कूटनीति कहें? जी, हमारी जो स्टेट क्राफ्ट है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो अब काफ़ी एडवांस हो गया है। हमारे लोग अपनी बात अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाते हैं और हमने अपनी जो विश्व गुरु एक फिनोमेना बना रखी है, वो सब समझ सकते हैं कि भारत के बारे में अब जो पहले सोचते थे, वो वैसा नहीं रह गया है, अब वो बहुत बदल गया है। हमारे पास वर्ल्ड को देने के लिए भी बहुत कुछ है और उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो हम विश्व बंधु भी हैं और विश्व गुरु भी हैं। अब इसके अंदर जो लोगों ने हमें बोला है कि आप संयम रखिए, आप एस्केलेट मत होने दीजिए। जो हमारी स्टेटमेंट आई है उसमें हमने कहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को अटैक किया है, ना कोई हमने रोड उड़ाई है, ना हमने कोई आपका एयरपोर्ट उड़ाया है, ना हमने कोई आपका बांध उड़ाया है, ना कोई हमने पोरबंदर उड़ाया है। हमने टेरर कैंप्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसकी लिस्ट जाया किए हैं कि ये हमारे टेरर कैंप्स हैं, हमने आइडेंटिफाई किए। इन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर ये फलाना फलाना जगह पे फलाना फलाना समय पे इस तरीके से अटैक किया था। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये समझती है कि जब आप सामने से आके टेरर को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो आस्तीन के सांप की तरफ पाल रहा है अपना पाकिस्तान अंदर, वो कुछ और इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है कि कुछ कैंप्स जो हैं वो आपके पीओजेके में है और कुछ कैंप्स जो हैं वो आपके पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे भावलपुर वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने जो दिखाया है कि पाकिस्तान खुद भी टेररिस्ट स्टेट है और उसको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब इसके बाद अगर आप डीपर जाएंगे तो ट्रंप ने जो आज सुबह स्टेटमेंट दी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने एक चीज कहा है कि ये लोग कई दशकों से लड़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो इनकी एक सिविलाइजेशनल फाइट है, ये कई कई सदियों से लड़ते आ रहे हैं। बेसिकली ये जो गजवाए हिंद टाइप का जो इनका फील है, जो इसके बिलान जी पे ये लोग आपका टेरर कैंप चलाते जी, हैं। इस वक्त श्रुति जी एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है, ब्रीफ किया है, बताया है और ये भी बताया कि ये क्यों ज़रूरी था और क्यों करना पड़ा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी जो कैंप चल रहे थे, उन आतंकवादी कैंपों की जानकारी दी गई है। विस्तार से इस घटना को समझाया गया है कि ये क्यों ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, हमेशा जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिलहाल इस कैबिनेट की बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की। इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की, जिसमें जो एयर स्ट्राइक की गई उसकी तमाम जानकारी दी गई और जानकारी के जरिए ये बताया गया कि भारत ने जो ये अटैक किया है वो ये अटैक किया। श्रुति जी हमें बता रही थी कि आखिर डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीति के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे भारत की जीत मानी जा सकती है। कैसे श्रुति जी? हाँ जी, एम आई विजिबल? जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ जी, मेरा कहना था कि जो गजवाए हिंद की फिलॉसफी से ये आपके जितने टेरर कैंप्स चलते हैं, इनको कोई भी विदेशी शक्ति उनको प्रमाणिकता नहीं दे सकती, उनको हाँ नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं इनको बचाइए। अब इसके अंदर आप देखिए, अब हमें आगे क्या सतर्क रहना है। इनके जैसे आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलेंगे, बहुत सारे तरीके से व्हाट्सएप पे चलेंगे, इंस्टाग्राम पे चलेंगे, एक्स पे चलेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो हमें समझनी है कि ये जैसे फ्लिप द नैरेटिव वाला काम खेलेंगे। ये अभी आपको बोलेंगे कि बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, सिविलियंस मारे गए। अब ये समझ लीजिए कोई भी आतंकवादी जो है वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं बैठता है जिस पे बैच लगा हो कि मैं आतंकवादी हूँ। जी वो ऐसा कुछ नहीं पहन के चलता है, वो नॉर्मल सादे कपड़े पहन के चलता है। जिस दिन उसको ऑर्डर आता है वो अपनी बंदूक उठाता है और चल पड़ता है इंडिया की तरफ। तो इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि उनके नैरेटिव में फंस के यहाँ पे छाती नहीं पीटनी है कि अरे हमने बच्चों को मार दिया। आप ये समझिए कि वो टेरर कैंप्स हैं, वहां पे इन लोगों के परिवार भी रहा करते थे और वो इस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, वो उन लोगों को सपोर्ट किया करते थे। तो अगर इस तरह के उन्होंने प्रिसिशन स्ट्राइक किया है, कोई भी बम जो है, वो जो गोला बारूद जो गिरता है आसमान से, वो ये नहीं देख कर गिरता कि वो सिर्फ और सिर्फ आदमी पर गिरेगा, उस जगह में स्थित जितने लोग हैं, जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे गिरेगा।
तो अब ये हमें इस नैरेटिव को फ्लिप होने से रोकना है। इसीलिए जब आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उन्होंने सारे टेरर कैंप्स के नाम बताए हैं और कब किसने कहा, किस तरीके से और हम ये पे भी अटैक किया है, वाकई ये और बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला नहीं किया गया, किसी भी आम लोगों के ठिकानों पर हमला नहीं किया गया। जितने भी हमले किए गए वो आतंकवादी कैंपों पर किए गए। विंग बिल्कुल कमांडर सही। रिटायर्ड एसके शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, राफेल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इसके साथ साथ स्कैल्प मिसाइल की भी चर्चा हो रही है कि स्कैल्प मिसाइल है, उस मिसाइल ने इन ठिकानों पर हमला किया है। जरा इस मिसाइल के बारे में विस्तार से समझाइए, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। लागू किया गया है और देखिए, आज का वॉरफेयर एकदम अलग तरह का वॉरफेयर है जी और पाकिस्तान की तरफ से ये चल रहा है कई सालों से, जिनका कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ही ये था कि हम लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते भारत से। पहलगाम मामले का तो दुख था। उनकी फिलॉसफी ही थी आवाज 1000 बना लेना, cuts वाली, ठीक है। कि आमने सामने लड़ेंगे पहलगाम तो मामले के धीरे-धीरे कारण मारे क्या जाएंगे। हुआ? तो हमको लड़ना है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर में कर दिया ना काम। फौज खुद सामने नहीं कर दिया आएगा, तो लेकिन कितना बड़े उनके हैं भेष में थोड़ा आवाज़ की परेशानी आ रही है और इसलिए मैं मयंक चौबे साहब के पास जाऊंगा। मयंक चौबे साहब, अगर मैं पूछूं कि ये स्कल्प ईजी, ये जो मिसाइल है, इस ऑपरेशन में इसे ही क्यों चुना गया? जी जी प्लीज। माइंक साहब मैं आपको रुकूंगा। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, वहां से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैबिनेट के बारे में क्या खबर? देखिए लगभग 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इन फैसलों के पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसकी सीएस की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अपने सभी कैबिनेट कलीग को दी, सीसीएस की बैठक पर दी। साथ ही साथ अजीत डोभाल ने भी बताया कि किस तरीके से सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी के बाद में कैबिनेट हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कैबिनेट के कलीग को भी बताया गया कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन साथ ही साथ सभी मंत्रियों को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि कोई भी मंत्री ज्यादा जोश में ना आए, क्योंकि इस समय हमको देखना होगा कि क्या पाकिस्तान किसी से रिटेलिएट करता है। संजय, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का फैसला है कि भुज, श्रीनगर, लेह, जामनगर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से किसी भी तरह की कोई भी फ्लाइट की आवाजाही नहीं की जाएगी, और वो इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी, कोई भी नापाक हरकत की जा सकती है। यानी कि जो फ्लाइंग ऑपरेशन है इन एयरपोर्ट से, उन फ्लाइंग ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, और स्वाभाविक तौर पर अगर ज़रूरत पड़ी तो सेना इन एयरपोर्ट को टेक ओवर कर सकती है, यहाँ से वो ऑपरेशन अपना संचालन कर सकती है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार शाही साहब मौजूद हैं। शाही साहब, देखिए, ये अच्छी एहतियात है जो एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। मैं सेक्टर में सर्विस में था, और जब पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश तो हाथ से निकल गया, तो उन्होंने वेस्टर्न थिएटर को खोला था, और वेस्टर्न थिएटर को खोलते ही पहला काम रात के 8:20 को 3 दिसंबर को हमारे इन सब फॉरवर्ड एयरपोर्ट्स पर एयर स्ट्राइक्स की गई। ये जितने भी आपने नाम लिए, एनटी के और भुज तक राजस्थान में, इन सब बॉर्डर एयरपोर्ट्स पर जबरदस्त शेलिंग से वेस्टर्न थिएटर के युद्ध का आगाज पाकिस्तान ने किया। तो मिलिट्री हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, हमारा देश इसको याद भी रखता है, और हमारी फौजें उनसे सबक भी लेती हैं।
ये जो कार्रवाई की गई है पिछले इतिहास को देखते हुए की गई है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। उसमें कोई भय की बात नहीं मानी जानी चाहिए, उसमें कोई पाकिस्तान की बड़ी दिलेरी नहीं मानी चाहिए। एक नॉर्मल प्रिकॉशन है, लिया गया, तो लेना चाहिए था। और ये इसके साथ जो बात बोली गई, उनको टेक ओवर करके आर्म फोर्सेस जरूरत होने पर इसका प्रयोग करेंगे और अपने ऑपरेशंस का संचालन करेंगे। तो ये दोनों बातें हमारी दृढ़ता, जागरूकता और मजबूती को दर्शाती हैं, जो कि सराहनीय है किसी भी आर्म फोर्सेस की। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत के हमले से पाकिस्तान में बगावत के आसार देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। पाकिस्तानी आर्मी पर लोगों का गुस्सा फूटा है और मुनीर के अहंकार से पाकिस्तान का खून बहा है, ये तमाम तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। निजी महत्वाकांक्षा की वजह से पाकिस्तान में खून बह रहा है। माफ़ कीजिए महंग साहब, लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब मैं सबसे पहले इसी पे आऊँगा। इमरान खान की पार्टी ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा मांगा था और जिस तरीके से हम जिस दबाव की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना पर, वहाँ की सियासत पर, सरकार पर दबाव बना हुआ है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दिखावे के लिए ही, क्योंकि अब सेना प्रमुख के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों में आक्रोश, गुस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने लाहौर के कोर कमांडर के घर में घुसकर उनकी पैंट टांग दी थी, उनके फ्रिज से कोरमा चोरी कर लिया था जी, उनके मोर शायद चोरी करके ले गए थे, जैसे कि वो काम करते हैं। उन्होंने बाकायदा कर्नैल शेर खान, जिसको कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया था, कर्नैल शेर खान का साइटेशन जो है वो भारतीय सेना के ब्रिगेडियर बाजवा ने लिखकर उनकी जेब में डाला था। ऐसे व्यक्ति जिसको कि दुश्मन सेना का अफसर जो है साइटेशन लिख के दे रहा है कि इसको कुछ इनाम दिया जाए, ऐसे आदमी की जो मॉन्यूमेंट था उसको जाकर भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो ये चीज दिखाती है कि पाकिस्तान की जनता, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में कितना रोष है अपनी आर्मी के प्रति। जैसे अभी आपने कहा कि उनके लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है वो इस्तीफा दे दे क्योंकि उनसे देश संभल नहीं रहा है। अभी तो आप देखते जाइए जिस प्रकार से सिंधु जल संधि को हमने एक तरफ किया है, उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान भुगतेगा और ये आग जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ और भड़केगी और लगातार वो बयानबाजी भी देखी जा रही है, क्योंकि जब ये एयर स्ट्राइक हुई उसके पहले करीब 500-600 जो पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारे लोग वापस नहीं आना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान की सेना में भी अंदरूनी हालत है। लेकिन इन सबके बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक बड़ा फैसला है। भारत का बड़ा फैसला यह है कि करीब 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। 9 शहरों में 10 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजस्थान और पंजाब जिले के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोक दी गई हैं और यहाँ के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हैं। आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, और क्या जानकारी? देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद कहीं ना कहीं अब भारत सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि कई सारे शहर जहां पर एयरपोर्ट्स है उनकी फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रोक दिए गए हैं। क्योंकि ये अगर हम इन एयरपोर्ट की बात करें तो ये बिल्कुल LOC के इलाके से बिल्कुल लगने वाले एयरपोर्ट्स है। चाहे LAC की अगर हम बात करें तो वहां पर फिलहाल भारत सरकार की तरफ से जो है निर्णय लिए गए हैं कि इन एयर ऑपरेशन को जो है, फ्लाइट्स को जो है फिलहाल हाल्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। और कल रात को जब एयर स्ट्राइक आतंकी के ठिकाने पर की गई उसके बाद जो है
अब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन भी की गई, कई सारी सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया गया और अब इसके चलते जो है ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें इन शहरों में जो जिसमें खासतौर पर अगर हम श्रीनगर की बात करें या पंजाब की बात करें या जम्मू की बात करें, तो इन इलाकों में जितने भी एयरपोर्ट्स है वहां पर ऑपरेशंस को जो है फिलहाल बंद किया गया है और खासतौर पर अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो इसे एयरफोर्स के हवाले किया गया है। जी आप हमारे साथ आशिक बने रहे। अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की करीब करीब 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अलग अलग एयरलाइंस की 20 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के कई जिलों में स्कूल और शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। आशिक, क्या स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है? देखिए बिल्कुल मनोज, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है पूरे एलओसी के इलाकों में, तो इस बीच सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया जिसमें तमाम तर स्कूल कॉलेज जो है वहां पर उनको छुट्टी कर दी गई है। यानी बच्चों के स्कूल जो है अब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, खासतौर पर एलओसी के इलाकों की जहां तक बात आती है, जहां पर लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है उसके वजह से जो है कई सारे घर तबाह हुए हैं और कई सारे लोग जो है जख्मी हुए। खासतौर पर अगर हम पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें, जहां पर अखनूर सेक्टर में 8 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इस बीच अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से और डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो है अब यह कहा गया है कि तमाम तर स्कूल जो है फिलहाल बंद रखे जाएंगे जब तक ना हालात सामान्य हो जाए। लेकिन हालातों की जहां तक बात आती है तो हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जो एलओसी पे यानी इन सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं वो अब शहरों की तरफ ज्यादातर रुख करने लगे हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो है अब आर्मी इवैक्यूएट कर रही है, कई लोगों के लिए बंकर्स है, लेकिन वहां पर अब लोग जिस तरह से अब महसूस कर रहे हैं, कल रात से जिस तरह से खौफ और दहशत का माहौल पाकिस्तान की आर्टिलरी की तरफ से जो फायर हुए हैं उसकी वजह से यहां पर छाया हुआ है, तो उसके चलते लोगों में भी कहीं ना कहीं डर है। लेकिन जिस तरह से वहां पर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया तो उससे कहीं ना कहीं आम लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। जी मनोज। तो अपने दर्शकों को बता दें कि 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स को रोक दिया गया, उनकी उड़ानें रोक दी गई हैं। जम्मू, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लेह लद्दाख एयरपोर्ट भी है, राजस्थान, बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट। चौथा गुजरात में राजकोट, भुज और जामनगर एयरपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एयरपोर्ट, इनका फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसे रोक दिया गया है। सार्वजनिक तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वो सेना के खिलाफ भी हैं। वहां की जनता, वहां की आवाम भी इस वक्त सेना के खिलाफ देखी जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े बयान इस एयर स्ट्राइक के पहले तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष भी दे रहे थे, वहां के सत्ता में बैठे तमाम मंत्री भी इस बात की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद चुप्पी साधी है। लेकिन कोई भी नापाक हरकत या कहें कि वो सिविलियंस को टारगेट कर सकता है और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। भारत भले ही ना करे, भारत ने कहा कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से आप मानवता की उम्मीद नहीं रख सकते। एसके शर्मा साहब, क्या माना जाए यही कारण है कि जो पब्लिक ऑपरेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन है, स्कूल है, इसमें बहुत एहतियात के साथ सरकार कदम उठा रही है? एसके शर्मा जी, एसके शर्मा जी हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ कुछ समय बाद जुड़ेंगे। माइन चौबे साहब। जी, जैसे कि आपने बताया है दर्शकों को कि 11 एयरपोर्ट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। देखिए, समझदार देश वो होते हैं जो कि हिस्ट्री से सबक लेते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने गिनकर भारत की 11 एयरफील्ड्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था। उसके बाद जो है भारत युद्ध में कूदा था। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार ने यह फैसला किया कि इन 11 एयरपोर्ट्स को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए फिलहाल बंद कर दिया जाए 9 तारीख तक के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी और सोची समझी चाल है और मैं इसके लिए सबकी तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने भी ये फैसला लिया है। ये बड़ा सवाल है और आपको बता दें कि तमाम एहतियात बरती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कूटनीतिक तरीके पर भारत ने एक बेहतर संकेत दिया है। श्रुति दास गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। श्रुति जी, अब क्या आगे माना जा सकता है, क्या उम्मीद हो सकती है? क्या जो तमाम दूसरे देश संयम बरतने की सलाह दोनों देशों को दे रहे हैं, भारत ने तो अपना काम कर दिया, क्या पाकिस्तान संयम बरतेगा?
पाकिस्तान संयम बरत नहीं सकता क्योंकि उसका अपनी पब्लिक, जैसे आप कहते हैं, उनके कपड़े नोच नोच खाएगी, उनको जीने नहीं देगी। तो दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड, वो अपनी तरफ से कुछ करेंगे और वो कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी जैसी चीज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया ने प्रूव किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस नहीं मारे, पाकिस्तान की आर्मी नहीं मारी। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट और टेररिस्ट हब्स के ऊपर अटैक किया है। अब अगर वो जो भी करेगा, पाकिस्तान मिलिट्री रिस्पॉन्ड कर रही है, अब टेररिस्ट नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, पाकिस्तान मिलिट्री रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो इंडिया के ऊपर अटैक कर रही है। अब ये होगा कि पाकिस्तान ने जंग शुरू करेगी तो हम इंडिया के साथ, तो ये जो जंग का है, ये इसका पूरा प्लान ही चेंज हो जाएगा। कोई भी देश अब पाकिस्तान के कॉर्नर में आके खड़ा नहीं हो पाएगा, नहीं क्योंकि होगा। और पाकिस्तान इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि खुद आतंकवादी ये मान रहे हैं कि इस एयर स्ट्राइक में हमारे लोग मारे गए हैं। आतंकी मसूद अजहर ने अपना बयान जारी किया है। आतंकी मसूद अजहर कह रहे हैं कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। मसूद शाम 4 बजे फतिहा पढ़ा जाएगा, इसका जिक्र कर रहा है। मसूद कह रहा है कि शाम को 4 बजे फतिहा पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ अजहर मसूद ने भारत पर बड़े हमले की धमकी दे दी है। मसूद ने कहा है कि मरने वाले जन्नत चले गए हैं। सदमा इतना बड़ा है कि बताना मुश्किल है। शाम 4 बजे अजहर मसूद दिख सकता है। अजहर मसूद शाम 4 बजे फतिहा पढ़ने के लिए आ सकता है, यानी कि साफ तौर पर अजहर मसूद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये मस्जिद नहीं, ये कोई और संस्थान नहीं, ये कोई घर नहीं, बल्कि ये आतंकवादियों के कैंप थे। यहाँ पर आतंकवादी रहते थे, आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग रहते थे, यहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, और इसका जीता जागता बयान वो मैं आपको बता रहा हूं मसूद अजहर का। आशिक मीर के पास, अपने संवाददाता के पास। आशिक, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अब आतंकी मसूद अजहर की तरफ से ये कबूलनामा सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हीं के फैमिली के 10 लोगों को जो है इस अटैक में मारा गया है, इस स्ट्राइक में मारा गया है, और शाम 4 बजे जो है उनका फातिहा पढ़ा जाएगा। यानी ये साफ तौर पर तय है कि जो वहां पर इमारतें बनी हुई थी, वहां पर आतंकियों को ही ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसका कबूलनामा अब खुद आतंकी मसूद अजहर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक ही नहीं रुके, बल्कि ये तक कहा कि अब इसका अंजाम जो है भारत को भुगतना पड़ेगा। यानी एक और गीदड़ बकी इस बीच जो निकल के सामने आ रही है। इतने आतंकी ठिकाने जो है वो नष्ट किए गए, लगभग 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने, वहां पर कई सारे आतंकियों को ढेर किया गया। लेकिन उसके बाद भी मसूद अजहर की तरफ से एक और धमकी जो है वो दी जा रही है कि अब इसके आगे जो है वो फिर से ऐसी ही जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, इसी तरह की आतंकी घटनाएं जो है वो फिर से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन आतंकियों के आज ठिकानों पर जो बमबारी हुई है, तो उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह की फ्रस्ट्रेशन इस समय पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है। और अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसमें भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकानों पर करीब 9 जगह हमला किया है, और इन 9 जगहों में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाक सेना ने 26 लोगों की मौत को स्वीकार लिया है। देखिए, पाक सेना अमूमन मौत को स्वीकारती नहीं है, वो भारत के दावों को झुठला देती है। और भारत ये कह रहा है कि जनाब कम से कम 100 आतंकवादियों की मौत हुई है, लेकिन दबाव में ही सही पाकिस्तान की सेना ने 26 लोगों की मौत स्वीकार कर ली है। मयंक साहब, आशिक मीर, माफ कीजिए, आशिक मीर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज कबूलनामा सामने आया है, और अभी तक जो है 26 लोगों की मौत जो है वो पाकिस्तान खुद कबूल रहा है। 26 लोग जो है इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिलहाल 26 जो मारे गए हैं उनके तस्दीक जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिक भी जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे। लेकिन जिस तरह से इन आतंकी ठिकानों का जो है नष्ट किया गया है, इनको उड़ा दिया गया है, और उससे साफ तौर पर झलक
झलक रहा है कि किस तरह के हालात अब पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं। खासतौर पर मसूद अजहर की तरफ से एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि उन्हीं के परिवार के 10 सदस्यों को जो है इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। और साथ ही साथ जो फिलहाल तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है कि वहां पर आम लोगों पर जो है ये एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन जिस तरह से आतंकी जो डेजिग्नेटेड आतंकी है, दुनिया जानती है कि मसूद अजहर जो है वो आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं और खुद भी बड़े आतंकी है। और अब इस तरह से वो कबूलनामा कर रहे हैं कि 10 उनके ही घर के सदस्य जो है वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, जिनका फातिया, जिनका जनाजा जो है 4 बजे पढ़ा जाएगा। इससे साफ झलक रहा है कि किस तरह वहां पर बौखलाहट भी आई है और उसके बावजूद भी भारत को एक और धमकी भी दे रहे हैं मसूद एक और अजहर। बड़ी खबर जी। आ रही है आशिक, एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने फिर बड़ी हुंकार भरी है। पाकिस्तान में तबाही के बाद आर्मी चीफ बोले हैं पिक्चर अभी बाकी है। मनोज नरवणे जो कि आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये बड़ा सवाल आशिक, क्या कुछ और बड़ा होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सेना प्रमुख की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था और उसी का नतीजा हमने देखा कि रात भर जिस तरह से आर्टिलरी फायर की गई पाकिस्तान की तरफ से और जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं अब भारत जो है अब ये कहने के लिए जो है अब तैयार है कि ये खाली ट्रेलर था, क्योंकि कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने अभी भी पाकिस्तान में है जहां पर खासतौर पर हाफिज सईद को रखा गया है। जिस तरह उनकी लोकेशन जो है कुछ दिन पहले चेंज की गई थी, लाहौर ले जाया गया था और उसके बाद अगर हम जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तोयबा आतंकी संगठनों की बात करें जो उनके प्रमुख है, उनका अभी अंत जो है बाकी है। जिस तरह से अब सेना प्रमुख भी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी आशिक आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी जो सेना में लोग हैं या सेना में काम कर चुके हैं वो मुस्कुरा रहे होंगे। और मेरे बगल में ठीक मयंक चौबे साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने तब जब ये जो सोशल मीडिया हैंडल देखा जिसमें मनोज नरवणे साहब लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मयंक साहब बता दीजिए कौन सी पिक्चर कब रिलीज होगी? मनोज जी, आपके नाम राशि हैं जनरल मनोज नरवणे जी, और उन्होंने ये ट्वीट किया है पिक्चर अभी बाकी है। आज सुबह को किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि मेरे एक्स आर्मी चीफ जो हैं वो मेरी बात को तस्दीक कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस समय आप देखिए हमला केवल आतंकवादी ठिकानों पर हुआ है। प्रधानमंत्री का बयान था आतंकवादी और उनके आका, अभी आका तो बाकी हैं। हाँ, तो आका भी आएंगे गिरफ्त में, कब तक बचेंगे? तो इस समय, और जैसा दूसरी बात 26 लोगों का उन्होंने माना है, मेरा यह सोचना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में कम से कम 300 आतंकवादी जो थे वो चले गए थे। 300 आतंकवादी हमने बोले, पाकिस्तान ने बोला 2 कौवे मरे थे। तो 300 आतंकवादी इज इक्वल टू 2 कौवा। 26 आदमी उन्होंने माने हैं, तो सोचिए जरा कितने आतंकवादी गए होंगे। मैं तो कहना चाहूंगा यहां पर आप कम से कम 2 0 और लगा दीजिए 26 के आगे। इतना मयंक साहब का यह कहना है कि 26 के आगे 2 0 और लगा दी, यानी कि करीब 2600 आतंकवादी मारे गए होंगे। पाकिस्तान अमूमन स्वीकारता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर 26 स्वीकार लिए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र साहब, अगर मनोज नरवणे साहब लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो आप क्या मान रहे हैं इस पर? उससे पहले एक और बड़ी खबर, वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। सभी मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि पहलगांव हमले का बदला लिया गया है। भारत की मां बहनों के सिंदूर पर हाथ अगर डालोगे तो फिर हम तुम्हें मिटा देंगे, और मिटाने का संकेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने दिया है। राकेश कुमार सिंह, जवाब। देखिए मनोज, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने सभी साथियों को, कैबिनेट के सहयोगियों को पूरी
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए गर्व का पल है और पीएम ने पूरे कैबिनेट को बताया कि आखिर कैसे इसको अंजाम दिया गया। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि देश के लिए गर्व का पल है और सुरक्षा बलों खास तौर पर तीनों सेनाओं की जो है उन्होंने सराहना की कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सटीक जिस तरह से योजना जो बना था उसके मुताबिक उन्होंने अंजाम दिया है, तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है। मनोज जी। राकेश कुमार सिंह हमारे लिए बता रहे कि देश के लिए गौरव का पल है, गर्व का विषय है। वीरेन जी, आप ही के पास क्या पिक्चर बाकी है, कुछ और बड़ा होगा? और बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा अभी मेंशन किया था, सर्जिकल स्ट्राइक ने हमें 1-1.5 साल के राहत दिया, बालाकोट की एयर स्ट्राइक ने हमें 2-2.5 साल का स्ट्राइक दिया। ये स्ट्राइक फिर 4-5 साल का अगर स्ट्राइक देकर और फिर ये सांप फन उठा ले तो ये पूरा लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो सांप का सर कुचलना बाकी है। और जैसा मैं बता रहा था कि बड़े फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को छीन लेने के वापस। बहुत बढ़िया सर्कमस्टांसेस हैं हमारे विरोध दोस्तों को अपनी 47 में खोई हुई स्वतंत्रता को वापस लेने के लिए। बहुत मुफीद सर्कमस्टांसेस हैं तालिबान को जो डूरेंट लाइन है, फर्जी लाइन, उसको मिटा देने के लिए। बहुत बढ़िया सर्कमस्टांसेस है आज सिंधियों को जियो की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। और अगर इन सर्कमस्टांसेस में जब दुनिया का कोई ममालिक पाकिस्तान के साथ नहीं है, चीन डायरेक्टली बिल्कुल दखल नहीं करेगा, गल्फ कंट्रीज ने टेररिस्ट मुल्क के साथ अपना नाता तकरीबन तोड़ दिया है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज बहुत साइलेंटली रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बातचीत कर रहे हैं और किसी ने विरोध नहीं किया हमारे अटैक का। रात को 2:30 बजे अटैक हो गया, दिन का 2:30 दूर नहीं है। और ऐसे समय में दुनिया से एक आवाज भी हमारे इस स्ट्राइक्स के अगेंस्ट नहीं उठती है। वाकई बड़ी बात कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी, बड़ी बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमला भारत ने कर दिया और दुनिया से एक आवाज भारत के खिलाफ नहीं आई है। श्रुति जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, जैसा कि वीरेंद्र जी भी बोल रहे थे कि तमाम जो मुस्लिम देशों का संगठन है उससे भी आवाज नहीं आई है कोई भी भारत के खिलाफ। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा हाल के दिनों में बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना, ISI वहां के चीफ लगातार दौरे कर रहे थे, बैठकें कर रही थी, वहां के माहौल को भारत के खिलाफ और भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर हमने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में कर दी है तो मुझे लगता है कि हालत खराब तो बांग्लादेश की भी हो गई होगी। जी, पहलगाम के बाद के अगले दिन ही उनके एक स्टूडेंट एडवाइजर थे जिन्होंने जाके वहाँ पे जो जैश मोहम्मद के एक वो थे चीफ वहाँ के, उन्होंने उनसे जाके बात करी थी। ये एक न्यूज़ बहुत प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हुई थी एंड इसका मतलब था कि वो लोग सोच रहे थे कि क्या मौके का फायदा उठाया जा सकता है कि जो पहलगाम हुआ वो हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जो उनका एकदम सहमा हुआ, चुप हुआ एटमॉस्फेयर है, तो उनको पता है कि भारत इतना छोटी मछली नहीं है कि वो निकल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना संयम बना के रखा है। वो अंदर अंदर अपना बहुत कुछ कर रहे हैं पर उनमें हिम्मत नहीं है। और उनको सिखाने वाले आका तो यहाँ पाकिस्तान के आसिम मुनीर और उनके चेले थे। तो उनको सिखाने के लिए जो बैठे थे उन्हीं के जब घर में जब ये डाका पड़ गया है तो इनका क्या होगा वो सोच ही सकते हैं। जब इतने लंबे अटैक हम कर सकते हैं फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, राजस्थान से लेकर वहाँ POJK तक, तो उतने में तो हम पूरा का पूरा बांग्लादेश ही ले लेंगे। तो इसलिए वो चुप रहेंगे क्योंकि उनको अब इंडिया की एक्चुअल माइट और पॉलिटिकल विल दोनों समझ में आ चुकी है, मिलिट्री माइट और पॉलिटिकल विल। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं कि वो उस तरफ से वहाँ कुछ करेंगे नहीं और इंडिया भी इस तरफ उस तरफ
अभी एंगेज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम एक ही फ्रंट इस वक्त खोलना चाहते हैं, उसी तरफ हम अपना फोकस रखना चाहते हैं और उस तरफ हम लोग अभी एंगेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का हमारा नैरेटिव बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है, हमने और किसी पे अटैक नहीं किया है। जब